इस वीडियो में हम बीए पाठ तृतीय के पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के जो टॉपिक है उनमें प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में चर्चा करेंगे कि प्लेटो की जो रिपब्लिक पुस्तक है वो है आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना से संबंधित जो बातें करती है उसकी ओवरऑल विशेषताएं क्या है। सबसे पहले हम ये जान लें कि प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य का वर्णन किया है और उस आदर्श राज्य का जो उद्देश्य है वो तत्कालीन यूनान में जो अराजकता की स्थिति है, अव्यवस्था की स्थिति है और भ्रष्टाचार की स्थिति है, उसको दूर करने के लिए एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना के लिए एक ऐसे आदर्श की स्थापना जरूरी हो गया जिससे कि यूनान में शांति व्यवस्था और एक सुदृढ़ राज्य बन सके। प्लेटो ने उस आदर्श राज्य का वर्णन तो किया है, सुंदर वर्णन किया है, लेकिन उसे वास्तव में कैसे प्राप्त किया जाएगा, कैसे उसको धरातल पर उतारा जाएगा, इसका जो दार्शनिक विवेचन है उन्होंने भली बातें किया है, लेकिन उसकी जो ओवरऑल विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार है जिनका हम बारी बारी से विवेचन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो प्लेटो का जो आदर्श राज्य संबंधी धारणा है वो कल्पना की उड़ान मारता है। चूँकि प्लेटो आदर्श राज्य का प्रमुख जो सिद्धांत है उस वो आधारित है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है। वह इस उद्घाटन को सिद्ध करता है कि राज्य व्यक्ति की आत्मा का बाह्य रूप है। वह जब अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है तो वह आदर्श राज्य का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार राज्य व्यक्ति की जो विशेषताएं है उनका विराट रूप है और व्यक्तियों की चेतना एवं गुण राज्य की चेतना का निर्माण करते हैं। वह व्यक्ति की आत्मा के गुणों के आधार पर समाज के तीन वर्ग, जिनमें सबसे पहले अभिभावक वर्ग है जो दार्शनिक शासक उसमें आता है, साथ ही दूसरा वर्ग जो जिनमें साहस की मात्रा ज़्यादा है वह सैनिक वर्ग में आता है, और तीसरा है वो जिनमें क्षुधा या भूख या तृष्णा की मात्रा जिनकी आत्मा में प्रधानता है वह उत्पादक वर्ग में वह सम्मिलित करता है, जिन्हें दास भी कहा जाता है। दूसरा वो आदर्श राज्य के दूसरा सिद्धांत है वह है कि मानव आत्मा के गुणों के आधार पर प्लेटो का जो जिस आदर्श राज्य का निर्माण करता है वह इन तीनों गुणों का सामंजस्य से ही राज्य बृहद रूप धारण करता है। यानी विवेक, साहस और क्षुधा के आधार पर जो समाज के तीन वर्ग हैं वो एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और वह अपना अपना काम करते हैं, दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करते। इस आधार पर जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो सभी मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। तो राज्य को एक तरह से वह चेतन प्राणी की संज्ञा देता है, साव्यव रूप में वह विश्वास रखता है। इस प्रकार प्लेटो राज्य का जो वर्णन है वह साव्यव सिद्धांत के आधार पर सिद्ध करता है। अब हम प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं बतलाई हैं। तो सबसे पहली विशेषता है वह है दार्शनिक शासन। उसमें दार्शनिकों का शासन है। दार्शनिक राजा एक श्रेष्ठ आत्मा के गुणों से परिपूर्ण है, वह सत्य का अन्वेषक है और उसका प्रमुख लक्ष्य सभी समुदाय के हितों की पूर्ति करना है, और वह निरंकुश शासक है क्यों वह कानून और जनमत के प्रभाव से चूंकि वह उन्मुक्त है। दूसरा, निरंकुशता लेकर उसकी असीमित नहीं है। दार्शनिक राजा कानून और जनमत से स्वतंत्र है, लेकिन उसको कुछ संविधान के मूल प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य है। न्याय व्यवस्था जो रिपब्लिक का उपशीर्षक है, कंसर्निंग जस्टिस, तो ये आदर्श राज्य का प्राण है जिसका कार्य उत्पादक, सैनिक और जो शासक वर्ग है तीनों अपने स्वभाव के अनुसार उनसे कार्य करवाना और एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना है।
जिससे राज्य के सभी वर्ग अपना कर्तव्य का पालन करें और राज्य की आर्थिक सुरक्षा एवं प्रशासन व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। अगली विशेषता नागरिकों के 3 वर्ग प्लेटो आत्मा के आधार पर बतलाता है, जिसका हमने जिक्र कर दिया है। साथ ही वह कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन आदर्श राज्य में करता है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति वही काम संपादित करेगा जिसमें उसे दक्षता प्राप्त हो और जिससे राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। शिक्षा व्यवस्था आदर्श राज्य का एक अन्य विशेषता है, जिस पर शासकों की नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था का प्लेटो समर्थक है या उस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि न्याय ज्ञान की उसके अनुसार न्याय का ज्ञान ही शिक्षा है। श्रेष्ठ और स्वस्थ नागरिकों के निर्माण के लिए उन्होंने उचित शिक्षा प्रदान की जाए। लेकिन प्लेटो रुचिपूर्ण कला और साहित्य पर शासक वर्ग का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत योजना है वह प्रस्तुत करता है। जो हमने शिक्षा संबंधी सिद्धांत है उसका जो वीडियो है उसमें उसका विस्तृत विवेचन हम कर चुके हैं। साथ ही उसमें साम्यवादी व्यवस्था है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें 2 प्रकार के साम्यवाद की व्यवस्था की गई है। एक स्त्रियों का साम्यवाद, दूसरा परिवार संपत्ति विषयक साम्यवाद, जिसके अनुसार शासक वर्ग के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी और सभी संपत्ति सभी की सामूहिक होगी और उसका उपयोग भी सामूहिक होगा, जिससे कि शासक वर्ग में जो दुर्गुण है कामनी और कंचन वाले उन दोनों को वो 2 साम्यवादी सिद्धांतों से दूर करता है। इसी प्रकार परिवार भी स्थायी नहीं होंगे, सभी स्त्रियां सभी पुरुष एक दूसरे से स्वतंत्र है और सभी स्त्रियां सबकी भोग की वस्तु एक तरह से वह बना देता है। लेकिन स्थायी परिवार की अनुमति वह नहीं देता। उनसे उत्पन्न जो बच्चे हैं उनको वह राज्य के संरक्षण में रखने का प्रतिपादन करता है। नर नारियों को समान अधिकार वह अपने साम्यवादी सिद्धांत में देता है, जिसमें शिक्षा, जीवन यापन और शासन के अधिकार है। स्त्री और पुरुषों दोनों को समान रूप से वह आदर्श राज्य में प्रदान करता है। प्लेटो का आदर्श राज्य की विशेषता है वह सर्वाधिकारवादी राज्य है। राज्य का हित और व्यक्ति का हित दोनों को वह सम्मिलित कर देता है साम्यवादी सिद्धांत के माध्यम से और वह राज्य को प्रमुख मानता है, व्यक्ति को उसमें एक अंग मानता है। प्रधान व्यक्ति है और प्रधान राज्य है, व्यक्ति उसका एक अंग मानता है। इस प्रकार वह साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। आदर्श राज्य की एक विशेषता वह आध्यात्मिक संस्था राज्य को मानता है। उसके अनुसार राज्य मनुष्य द्वारा स्थापित सभी संस्थाओं में सबसे श्रेष्ठ और नैतिक है, जिसमें सभी व्यक्ति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। इस प्रकार प्लेटो का राज्य है वह मानवीय आत्मा के श्रेष्ठ गुणों के अनुरूप है, न कि विकास का परिणाम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य कल्पना की उड़ान की नींव पर खड़ा हुआ भवन है और जिसे केवल आत्मा द्वारा अनुभूत ही किया जा सकता है। अब प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसका उद्देश्य एवं संगठन की बात कर लेते हैं कि प्लेटो प्रोफेसर बार्कर ने इसे बतलाया है कि आदर्श राज्य के 3 उद्देश्य हैं। एक तो श्रम विभाजन, राज्य का उद्देश्य प्रत्येक वर्ग संपूर्ण कार्य का एक भाग ही संपादित करेगा, उसमें दूसरी विशेषता विशेषज्ञता, अर्थात एक व्यक्ति वही कार्य करेगा जिसमें वह कुशल हो। तीसरा है दार्शनिक प्रशासन। प्लेटो शासन वर्ग प्रशासन वर्ग के लिए विस्तृत शिक्षा योजना के माध्यम से वह विवेकशील दक्षता प्राप्त शासन की उत्पत्ति का उद्देश्य इस आदर्श राज्य का है। प्लेटो के अनुसार जिस प्रकार मानवीय आत्मा का निर्माण वासना, साहस और विवेक 3 तत्वों से हुआ है, उसी प्रकार राज्य को उत्पन्न करने में भी 3 तत्व प्रमुख सहायक होंगे। इस प्रकार आदर्श राज्य का ये 3 उद्देश्य बतलाता है। साथ ही वह इन 3 उद्देश्यों के साथ राज्य का संगठन भी इन उद्देश्यों की पूर्ति में 3 प्रकार के उद्देश्य बताता है, जिसमें जो सहायक तत्व है 3 तत्व प्रमुख रूप से सहायक है, वह है आर्थिक तत्व। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का निर्माण सर्वप्रथम आर्थिक तत्व की भूमिका है वो ध्यान में रखकर किया है।
उसने राज्य के नागरिकों का श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का सिद्धांत से युक्त करके राज्य को आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति की है। दूसरा सैनिक तत्व। राज्य का निर्माण करने वाला दूसरा सैनिक वर्ग है। जब आर्थिक तत्व की पूर्ति हो जाती है तो राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी युद्धों से रक्षा करने के लिए एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता होती है। तो प्लेटो ने कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत के आधार पर जिन लोगों में साहस तत्व की मात्रा अधिक होती है या जिनकी आत्मा में साहस की प्रधानता होती है, उससे सैनिक वर्ग का निर्माण किया है। और तीसरा है दार्शनिक तत्व या शासक राजनीतिक तत्व। प्लेटो ने विवेक को राज्य का सर्वोच्च तत्व माना है। अतः राज्य के प्रशासन में कुशलता और व्यापकता लाने के लिए दार्शनिक व्यक्तियों को राज्य का शासन करना चाहिए। इस प्रकार प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसका जो संगठन है वह मानवीय आत्मा के गुणों के आधार पर निर्मित इन तीन वर्गों के द्वारा आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक तत्व के प्रधान वाले वर्गों के आधार पर बनता है। अब प्लेटो कुछ चेतावनियां भी देता है कि आदर्श राज्य का निर्माण है या आदर्श राज्य के शासक को भ्रष्ट और निरंकुशता से बचाने के लिए कुछ चेतावनियां देता है। जैसे प्लेटो कहता है कि शासक वर्ग है को शिक्षा योजना में ज्यों का त्यों रखने को कहा है, जिसमें राज्य में जो विवेकी व्यक्ति है उनको प्रोत्साहन मिले। इसी प्रकार उसने कहा है कि जो अभिभावक वर्ग है उसको कामनी और कंचन से दूर रहने की साम्यवादी जो व्यवस्था का प्रतिपादन किया है। इसी प्रकार स्वस्थ संतति के लिए, स्वस्थ संतति यानी संतानों के लिए वह स्वस्थ स्त्री पुरुष के समागम को ही अनुमति प्रदान करता है। ये चेतावनी देता है आदर्श राज्य में। इसी प्रकार शासक वर्ग को राज्य की कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की वह आर्थिक चेतावनी भी देता है, जिसमें जो संपत्ति का विषय साम्यवाद है उसका प्रतिपादन वह करता है। अब प्लेटो के राज्य की आलोचनाएं ज़्यादा है क्योंकि ये वास्तविकता के धरातल पर खड़ा हुआ नहीं है, बल्कि अप्रत्यक्ष आत्मा के आधार पर इसे अनुभूति किया जा सकता है। वास्तविक धरातल पर इसे उतारना लगभग असंभव है। तो पॉपर, रसेल, वार्कर, हीगल, अरस्तु आदि विद्वानों ने प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना की है। पहली आलोचना तो यही है कि स्वतंत्रता का निषेध करता है। प्लेटो राज्य की सामूहिकता पर अधिक बल देता है, व्यक्ति को उसमें गौण ठहराता है। तो राज्य की इस अनुचित महत्ता से व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो किसी न किसी रूप में बाधित होती है। कार्य विशेषीकरण की जो पद्धति है वह भी अनुचित है। इस सिद्धांत में एक व्यक्ति में एक ही विशेषता का विकास हो सकता है, वह बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, जबकि वर्तमान में व्यक्ति को बहुआयामी मल्टी डायमेंशन होने या उसको इस प्रकार से जीवन यापन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आधुनिक लोकतंत्र में यह सर्वसिद्ध है। इसी प्रकार व्यक्ति और राज्य की समानता पर वह अत्यधिक बल देता है और सावयवी और दार्शनिकता उसमें जो पाई जाती है वह व्यवहार में नहीं पाई जाती है। उत्पादक वर्ग की प्लेटो अपेक्षा अपने आदर्श राज्य में करता है, उसे प्राय दासों के समान बना दिया गया है और दो वर्गों की भांति उसकी समुचित शिक्षा की भी व्यवस्था वह नहीं करता है, नहीं उसे सामाजिक ढांचे में समानपूर्वक स्थान दिया गया है। ये वैसी ही स्थिति है जैसे भारतीय सोसाइटी में शूद्र वर्ग या दासों की या निम्न वर्ग की उच्च वर्ग के सामने होती है। प्लेटो सामाजिक स्थिति राज्य के अस्तित्व को लिए खतरा उत्पन्न करने वाली ये चीज़ है प्लेटो के राज्य में। रूस चीन की साम्यवादी क्रांतियों इसका दृष्टांत उदाहरण है। एक आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि प्लेटो शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता का प्रतिपादन करता है, वह उसे जनमत और अन्य नियंत्रणों से मुक्त रखता है, सामाजिक नियंत्रण से मुक्त रखता है और उसे संपूर्ण शक्ति प्रदान करता है राज्य की एकता की नींव पर। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति भ्रष्ट करती है और अत्यधिक सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है, जैसा कि लॉर्ड एक्टन ने कहा है।
शासन के लिए अन्य तत्वों की अपेक्षा प्लेटो ने आदर्श राज्य के अंतर्गत कानून, सरकारी पदाधिकारी, न्यायपालिका का प्रबंध आदि तत्वों का वर्णन नहीं किया है, जिनके अभाव में एक आदर्श राज्य का संचालन किया जाना लगभग असंभव है। आदर्श राज्य एक काल्पनिक राज्य है, ये आलोचना भी की जाती है। जैसे मैक्सी ने उसे कल्पनावादी कहा है, कहकर उसे व्यवहारिक दृष्टि से प्लेटो के आदर्श राज्य को आदर्श मात्र ही माना है तथा वे कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत का कार्य संपादन इसमें करवाते हैं। इसी प्रकार दार्शनिक शासक ऐसा होना चाहिए जो संघवादी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, वर्तमान जीवन की व्यावहारिक या कल्पना मात्र। इस प्रकार से प्लेटो का आदर्श राज्य वो कल्पना पर आधारित मात्र एक राज्य ठहरता है। इसी प्रकार विरोधाभासी सिद्धांत है। एक तरफ तो प्लेटो राज्य में न्याय की स्थापना के लिए कर्तव्यों को गिनाता है, लेकिन व्यक्तियों के अधिकारों की बात नहीं करता है। दूसरी तरफ वह कहता है कि सभी वर्गों को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर शांति और व्यवस्था के लिए उत्पादक वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप शासक कर सकता है। यह अत्यंत अंतर्विरोध से भरा हुआ आदर्श राज्य का सिद्धांत है। वर्ग विभाजन असामाजिक भी है, अव्यावहारिक भी है और अवैज्ञानिक भी है। व्यक्तियों की 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति में एक साथ वासना, साहस और विवेक की प्रधानता नहीं हो या हो, ऐसा नहीं। ये सारी समय के अनुसार ये जो प्रवृत्तियाँ हैं व्यक्तियों में दिखाई दे सकती हैं, ये जरूरी नहीं है। इसी प्रकार प्लेटो का वर्ग विभाजन है अस्वाभाविक, अव्यावहारिक और अवैज्ञानिक है। दास प्रथा के संबंध में प्लेटो मौन है। प्लेटो ने अपने राज्य के तत्कालीन समाज की प्रमुख लक्षण है दास के संबंध में मौन रहकर शायद उसे मौन स्वीकृति देता है, जो एक दोष है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लेटो की जो आदर्श राज्य की जो कल्पना है वह दोषों से भरी हुई एक योजना है। उसने जो सैद्धांतिक योजना आदर्श राज्य की प्रस्तुत की है वह व्यवहारिक जीवनों से नहीं उतारा जा सकता, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस सिद्धांत के बाद के जो विद्वान हैं उन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है और यह यूनान की तात्कालिक समस्याओं से संबंधित राज्य का सिद्धांत है, न कि सर्वकालिक। लेकिन फिर भी वह आने वाले राज्यों के लिए कुछ रूपों में प्रेरणा का विषय बन सकता है। वह इस सत्य का भी प्रतिपादन करता है कि देश की जो शासन व्यवस्था है वह उन व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए जो पढ़े लिखे हों, दर्शन और अनुभव से भरपूर। धन्यवाद।